ایک स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इतवार का दिन हम दिन चढ़े तक सोते रहे। उठे तो दोपहर के खाने का वक्त था। हवाई जरूरिया से फारिग होकर हम डाइनिंग रूम की जानिब बढ़ गए। वहाँ हमें बस चंद आदमी ही नजर आए। जापानी ली जोना और साथी के हमरा मौजूद थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगी। लो जी, तुम्हारी कारकर्दगी देखकर लड़कियां काफी मुतासिर हुई हैं। सरदार खान बोला, ये तो हर किसी को हंसकर मिलती है, बहुत सादा सी है। उसे कहकर मैंने ली जोना और उसके साथी को हेलो कहा। मुझसे तो कभी हंसकर नहीं मिली, न कभी बात ही की है। सरदार खान ने मुंह बनाया। मैंने कहा, उर्दू या पश्तो बोलना उसे आता नहीं। जापानी और इंग्लिश से तुम नावाकिफ हो तो उसे अपनी हंसी जाया करने की क्या जरूरत है भला। हमारे कुर्सियां संभालते ही ली जोना ने पूछा, कैसे हो मिस्टर जीशान? मैंने खुश दिली से कहा, बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर। सरदार खान ने मेरे कान में सरगोशी की, वैसे अगर मैं जापानी सीख लूँ तो? मैंने कहा, क्या फायदा, जब तक तुम जापानी सीख लोगे ली जोना बूढ़ी हो चुकी होगी। मेरे होंठों पर अपना नाम सुनकर ली जोना ने दिलचस्पी से कहा, तुम मेरे बारे में क्या कह रहे हो अपने साथी से? मैंने बगैर लगी लिपटे रखे कहा, मेरा साथी जापानी जबान सीखने में दिलचस्पी जाहिर कर रहा था तो मैंने मशवरा दिया कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक तुम जापानी जबान सीखोगे ली जोना बूढ़ी हो चुकी होगी। ली जोना और मान जिन ली ने जोरदार कहकहा लगाया। मोहतरम, यकीनन तुमने असल बात फूट दी होगी, इसीलिए ये दोनों इतना जोर से हंस रहे हैं। सरदार खान ने कहा, वैसे सौदा घाटे का नहीं है, हंसते हुए ये और भी खूबसूरत लगती है। मैंने कहा, इसे बता दूं? बोला, कह दो, मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है। बात बिगड़ने लगी तो मैं मुकर जाऊंगा। इन्हें कौन सा उर्दू जबान समझ में आती है। ली जोना ने शरारत भरे लहजे में कहा, वैसे तुम्हारा साथी चाहे तो मैं इसे बूढ़ा होने से पहले जापानी जबान सिखा सकती हूँ। मैंने उसकी बात का तर्जुमा सरदार के सामने दोहराया। बोला, मुकम्मल जबान सीखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही सिखा दे कि किसी को आई लव यू कैसे कहते हैं। और मेरे मुंह से सरदार का जवाब सुनकर मान जिन ली तो जोर जोर से हंसने लगा। अलबत्ता ली जोना शर्मा कर कहने लगी, शक्ल से तो बहुत भोला लगता है। वाकई में ये सब कुछ इसी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से कहे जा रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें यकीन कैसे आएगा? अच्छा छोड़ें। वो अपने सामने धरी प्लेट की तरफ मुतवज्जे हो गई। सरदार खान ने बेताबी से पूछा, क्या कह रही है? मैंने कहा, खान साहब, मेरा ख्याल है चनारे बेगम के हाथों हराम मौत मरने से बेहतर है तुम किसी मिशन में जामे शहादत नोश कर लो। बोला, इसमें चनारे बेगम कहाँ से आन टपकी और इसे भला ये कौन बताएगा? मैंने कहा, तो क्या ली जोना के हाथों गोली खानी है? काफी अच्छा निशाना है, कल 10 पॉइंट हासिल किए हैं मोहतरमा ने। ली जोना को अपनी जानिब घूरता पाकर सरदार खान परेशानी से बोला, अब तुमने फिर इसका नाम ले लिया और वो हमारी जानिब देख रही है, क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? मैंने इत्मीनान से कहा, हमारे नहीं, तुम्हारे बारे में खान साहब। ली जोना ने टिश्यू उठाकर हाथ साफ किए और अपनी नशिस्त से उठते हुए बोली, वैसे मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ जीशान साहब। मानजिन ली भी उसकी तकलीद में खड़ा हो गया था। मैंने खुश दिली से कहा, जरूर, डिनर के बाद हम तुम्हारा टेस्ट लेने आएंगे। सर आंखों पर वो एक गहरी निगाह सरदार खान पर डालकर मान जिन ली के साथ चल पड़ी। जरूर मेरे बारे में कुछ कहा होगा, जब भी तुम बड़ी खुश इखलाकी का मुजाहरा कर रहे थे। उनके डाइनिंग हॉल से निकलते ही सरदार खान ने शिकवा किया। मैंने कहा, नहीं यार, वो कॉफी पीने की दावत दे रही थी। सरदार खान ने खाने से हाथ खींच लिए, तो ठीक है ना, इनकार क्यों कर दिया? मैंने कहा, इनकार कहाँ किया है, रात के खाने के बाद जाएंगे। सरदार खान दोबारा खाने को जुड़ गया। चलो फिर ठीक है। स्नाइपर्स लड़कियां अलहदा ब्लॉक में थीं। अगर मुझे मालूम होता कि जेनिफर ली जोना की रूममेट है तो मैं कभी भी वहां न जाता। जिस वक्त हम दोनों ली जोना के कमरे में पहुंचे, वो अकेली बैठी टीवी पर कोई जापानी फिल्म देख रही थी। आए जीशान साहब। उसने फर्दन फर्दन हम दोनों से मुसाफा किया। बैठे। उसने बेड की जानिब इशारा किया। हम दोनों उसके बेड से मुत्तसिल पड़े बेड पर बैठ गए। मान जिन ली नजर नहीं आ रहा। मैंने बैठते साथ पूछा। बोली, अभी अपने कमरे में गया है, उसे नींद आई हुई थी। मैंने कहा, अगर तुमने भी सोना है तो? वो कता कलामी करते हुए सूरत से बोली, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। सरदार ने मेरे कान में सरगोशी की, मुझे इसकी सूरत दिखाने साथ लाए हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह क्या कम है? मुझे हंसते देखकर ली जोना भी अपने होंठों पर तबस्सुम बखेरते हुए पूछने लगी, क्या बात हो रही है? मैंने कहा, कह रहा है कि मुझे अपना मुतरज्जिम बना कर लाया है और मैंने खुद तुमसे गपशप हाँकनी शुरू कर दी है। अच्छा, बड़ा तेज है ये, वो मानी खेज लहजे में कहते हुए खड़ी हुई। मैं कॉफी बना लूं? वो कोने में बने कैबिनेट की तरफ बढ़ी जहां इलेक्ट्रिक केटल रखी हुई थी। सरदार खान बोला, क्या कह दिया इसे? मैंने कहा, वही जो तुमने कहा। बोला, साथ उसका जवाब भी बता दिया करो। मैंने कहा, कॉफी बना रही है। सरदार खान ने मुंह बनाया। कॉफी तो हम अपने कमरे में भी बनाकर पी सकते थे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खोलकर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। हम दोनों पर नजर पड़ते ही वो ठिठक कर रुक गई थी। उसे देखते ही ली जोना खुश दिली से बोली, जेनी आओ, मेहमानों के लिए कॉफी बना रही हूँ, तुम लेना पसंद करोगी?
जेनिफर ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर सख्त लहजे में कहा, यकीनन मुहज्जब लोगों को ये ज़ेब नहीं देता कि किसी के बेड पर उसकी इजाजत के बगैर बैठने की जहमत करें। जेनी, सॉरी तुम्हें बुरा लगा, असल में इन्हें मैंने यहाँ बैठने को कहा था। उसका तल्ख लहजा सुनकर लीजोना घबरा गई थी। मैं सरदार का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। हमें नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा बेड है, वरना कभी ऐसी जसारत न करते। उज़्रे गुनाह बदतर अज गुनाह। जेनिफर ने अंग्रेजी में जो कुछ कहा उसका बामुहावरा तर्जुमा यही बनता था, ओके लीजोना, फिर कभी सही। लीजोना को कहकर मैंने सरदार को चलने का इशारा किया। लीजोना ने एक कोने में पड़ी 2 कुर्सियों की तरफ इशारा किया, प्लीज जिशान बैठे ना, मेरे बेड पर बैठ जाएं या ये कुर्सियां ले लें। वो जेनिफर के रवैये और हमारे रद्द अमल पर परेशान हो गई थी। नहीं शुक्रिया, तुम्हारी तरफ से कॉफी हो गई। ये कहकर मैं सरदार के साथ बाहर जाने लगा। मेरी तरफ से सख्त जवाब न मिलने पर जेनिफर ने मजीद कोई बात नहीं की थी, बस खामोश खड़ी कड़े तेवरों से मुझे घूरती रही। बाहर निकलते ही सरदार खान ने मासूमियत से सवाल किया, अब क्या हुआ? मैं तो बस बेजबान जानवरों की तरह बगैर कुछ जाने तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहता हूँ। मैंने कहा, यार कैप्टन साहिबा को हमारी वहाँ मौजूदगी पर एतराज था। बोला, तो वो उस अकेली का कमरा तो नहीं है? मैंने कहा, बेशक न हो, मगर हम वहाँ खामखा लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते। यूं भी उसे अपनी हार का गम है, वो कोई ऐसी बकवास भी कर सकती थी कि जिसे मैं बर्दाश्त न कर पाता और बात बढ़ जाती। सही कहा, सरदार ने मेरे साथ मुत्तफिक होने में ताखीर नहीं की थी। सोमवार के दिन स्नाइपर कोर्स की शुरुआत मेजर जेम्स मैथनी के लेक्चर से हुई। तमाम को एक बार फिर खुशामदीद। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट की सिखलाई की एक स्नाइपर के लिए कारामत सही, मगर इसके बावजूद इसकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं है कि कोई आदमी इसके बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करने के बाद एक अच्छा स्नाइपर बनने का दावा कर सके। हर अच्छा स्नाइपर अच्छा निशानेबाज जरूर होता है, मगर हर अच्छा निशानेबाज अच्छा स्नाइपर नहीं होता। स्नाइपिंग के लिए निशानाबाजी के अलावा भी बहुत सी खूबियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा मुशाहिदा, कुव्वत बर्दाश्त, बेहतरीन यादाश्त, बर वक्त फैसला करने की सलाहियत, भूख प्यास सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने की ताकत और इसके अलावा भी बहुत कुछ। अभी अगर मैं मुशाहिदे और यादाश्त की बात करूं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि तमाम लोगों में एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो सामने आकर क्लास के हर फर्द को उसके नाम से पुकार सके। हालांकि तुम लोग एक हफ्ते से साथ हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेजर जेम्स ने सवालिया अंदाज में अपनी तायराना निगाह चारों तरफ घुमाई। पहली कतार में बैठी जेनिफर ने पीछे मुड़कर मेरी जानिब गहरी नजरों से देखा। मैं खामोश बैठा रहा। गो मैं मेजर जेम्स का दावा गलत साबित कर सकता था, मगर वो मेरा उस्ताद था और मुझे मेरे उस्तादों ही ने अपने उस्ताद का चैलेंज कबूल न करने की हिदायत की थी। मेजर जेम्स की बात जारी रही। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। काफी हजरात को शायद मेरी बातें हजम नहीं हो रही होंगी और अच्छी यादाश्त, कुव्वत बर्दाश्त वगैरह इन्हीं फजूल बातों की तरह लग रही होंगी, लेकिन जरा तसव्वुर करो, शदीद गर्मी में भारी गिली सूट पहनकर किसी तैयार फसल में बराह रास्त धूप की जद में लेटे हुए स्नाइपर का, जिसे हदफ के इंतजार में कई घंटे बेहिस्सो हरकत वहां लेटना हो, उसे कितनी कुव्वत बर्दाश्त की जरूरत होगी। या वो स्नाइपर जो किसी अनजान इलाके से गुजरते हुए रस्ते की निशानियों को जहन में बिठाने की कोशिश में मसरूफ होता कि वो वापस पलटते वक्त रास्ता न भूल जाए। ऐसे वक्त में कैसी यादाश्त दरकार होगी। मेजर जेम्स मिसालों के जरिए अपनी बात की वजाहत करता गया। पहला मुकम्मल पीरियड उसने लेक्चर में गुजार दिया। ब्रेक में सूरन मिंग मेरे करीब आकर मुस्तफसिर हुआ, अरे पाकिस्तानी भाई, तुम मेजर जेम्स का दावा गलत कर सकते थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, फायदा? बोला, उसके दिल में तुम्हारी धाक बैठ जाती। मैंने इस बात में सर हिलाया, शायद, मगर इज्जत खत्म हो जाती। बोला, वो कैसे? मैंने कहा, सूरन भाई, उस्ताद का चैलेंज कबूल करने के लिए नहीं होता, समझाने के लिए होता है। एक मेरे सामने आने से मेजर जेम्स की बात में वो असर न रहता जो अब तलबा पर पड़ रहा था। सूरन मिंग ने इस बात में सर हिलाया, सही कहा, और मेरी पीठ थपथपाई और अपने साथी की जानिब बढ़ गया। सरदार उस वक्त जमील खान और सिकंदर अली खान के साथ पश्तो में मसरूफ गुफ्तगू था। उसी वक्त लीजोना ने मेरे करीब आकर हेलो कहकर मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ थाम कर पूछा, कैसी हो लीजोना? मैं रात वाले वाक़े पर माजरत करने आई हूँ। न जाने जेनिफर को क्या हो गया था, वो ऐसी बद अखलाक तो नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, और माजरत क्यों कर रही हो? वो बोली, तुम मेरे मेहमान थे ना। उसी वक्त सरदार खान अफगानियों से गुफ्तगू छोड़कर हमारे करीब आ गया। उसे देखकर मैंने तंजिया लहजे में पूछा, अरे तुम तो पश्तो ताज़ा कर रहे थे ना? बोला, ओ हाँ, मगर अचानक एक जरूरी बात याद आ गई थी। मैंने पूछा, वो क्या? यही कि मुझे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। ये कहकर वो लीजोना को मुखातिब हुआ, हेलो, माई नेम इज सरदार खान एंड आई बिलोंग टू पाकिस्तान। उसकी पठानी लहजे में बोली गई इंग्लिश सुनकर लीजोना का दिलकश कहा फजा में गूंजा। वो सरदार खान के अंदाज में बोली, एंड आई एम लीजोना फ्रॉम जापान। यस यस आई नो। सरदार ने जल्दी से सर हिलाया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आगे क्या कहूँ? मैंने कहा, कुछ भी कह दो, इसने कौन सा बुरा मानना है। लीजोना ने ठहर ठहर कर छोटा सा फिक्रा अदा किया, सरदार मुझसे बात करो ना,
सरदार बोला, माई इंग्लिश इज फिनिश जी, आई स्पीक लिटिल लिटिल इंग्लिश। इस मर्तबा लीजोना के साथ मैं भी अपनी हंसी जब्त न कर पाया था और हमारे कहे सुनकर इर्द गिर्द खड़े काफी लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। वेरी इंटरेस्टिंग। लीजोना ने हंसते हुए सरदार का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। थैंक यू कहकर वो मुखातिब हुआ, ठीक कहा ना? मैंने अंगूठा उठाकर उसे शाबाश दी। बिल्कुल सही कहा। उसी वक्त ब्रेक खत्म होने की घंटी बजी और हम क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। टी ब्रेक के वक्त भी लीजोना सरदार खान को ढूंढते हमारे करीब आ गई थी। सरदार मुझसे छोटे छोटे इंग्लिश के फिक्रे पूछकर उससे गपशप करने लगा। खुद जापानियों की इंग्लिश भी इतनी फसी नहीं होती, मगर लीजोना को इंग्लिश पर काफी उबूर था। वो सरदार खान की जात में भी काफी दिलचस्पी ले रही थी। टी ब्रेक करते हुए उसने सरदार खान को स्कॉच पीने की दावत दी थी, मगर सरदार खान ने नफी में सर हिलाकर कहा, नो लीजोना, डर्टी थिंग। वो हंसी, बट वाई? सरदार मेरी जाने मुड़ा। अब क्या कहूँ? मैंने अंग्रेजी में कहा, कह दो हमारे मजहब में शराब पीना हराम है। चूंकि लीजोना भी मेरी बात सुन रही थी, इसलिए सरदार के दोबारा दोहराने से पहले वो मुझसे मुखातिब हुई, लेकिन जीशान, खाने पीने की चीज का मजहब से क्या ताल्लुक? मैंने कहा, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और एक मुसलमान के लिए सिर्फ इबादत करना जरूरी नहीं होता, बल्कि हर काम में मजहब से पूछकर कदम उठाना होता है। उसने दिलचस्पी से पूछा, तो क्या तुम हर काम में मजहब की मुकम्मल पैरवी करते हो? मैंने कहा, हम दोनों की हद तक तो मेरा जवाब नफी में होगा। अलबत्ता हमारे मुल्क में ऐसे लाखों मुसलमान मौजूद हैं जो हर काम में मजहब की शमूलियत को लाजिम ख्याल करते हैं। बोली, जब हर बात पर अमल नहीं करते तो शराब पीने में क्या मुज़ायका है? मैंने कहा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे खुसूसी तौर पर मना किया गया है और उनमें से एक शराब भी है। सरदार शिकवा का ना हुआ, यार इसे किन बातों में लगा लिया है, मुझे इंग्लिश सीखने दो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, इंग्लिश बोलना मुझे भी आता है। बोला, ठीक है, मगर लीजोना की बातें मेरी समझ में ज्यादा आती हैं। लीजोना पूछने लगी, किस बहस में पड़ गए हो? मैंने कहा, मौसूफ ने तुमसे इंग्लिश सीखनी है, इसलिए बराहे मेहरबानी जनाब से मुखातिब हूँ। लीजोना को कहकर मैंने कुर्सी से टेक लगा ली, जब वो हंसते हुए सरदार खान की तरफ मुतवज्जे हो गई। और ब्रेक के खात्मे तक मुझे सरदार खान की फसीह बलीग इंग्लिश से बहरामंद होना पड़ा। पहला हफ्ता हम क्लासरूम तक महदूद रहे। इंस्ट्रक्टर्स लेक्चर के साथ मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह दिखाकर हमें स्नाइपिंग से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा आगाही देते रहे। इसके बावजूद कि हम दोनों अमली तौर पर भी स्नाइपिंग कर चुके थे, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। हम जदीद स्नाइपर राइफलों को देखने, समझने और इस्तेमाल करने का मौका मिला। मुख्तलिफ ममालिक के गिली सूट्स को देखने और पहनने का मौका मिला। सरकशों और बागियों के खिलाफ कार्रवाइयों में हमें ऐसा एमुनिशन मुहैया किया गया जिसे पेंट एमुनिशन कहते हैं। नर्म प्लास्टिक की बुलेट में सुर्ख रंग का पेंट भरकर तांबे के केस में फिट किया होता है। यूं के फायर होने के बाद गोली जिस जगह पर लगती, सुर्ख रंग का अनमिट निशान छोड़ जाती। इस एमुनिशन को फायर करने के लिए नकल बमुताबिक असल स्नाइपर राइफलें भी मौजूद थीं। मुख्तलिफ हरकती हदफों पर हम असली गोलियां फायर करते, मगर मुकाबले वक्त या किसी इमारती इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में पेंट एमुनिशन इस्तेमाल कराया जाता। एक दिन सुबह नाश्ते के बाद एक एक राउंड देकर हमें अपनी पिट स्नाइपर की जमीन पर छुपने की जगह में छुप जाने का हुक्म मिला। हम जोड़ियों की शक्ल में थे। काम ये था कि हमें सारा दिन इस पिट में गुजारकर हदफ का इंतजार करना था। हदफ किसी वक्त भी नमूदार हो सकता था। हर जोड़ी को उनके मतलूबा हदफ की निशानदही उसी वक्त की जाती। हदफ नमूदार होने के 1 मिनट के अंदर हदफ को निशाना बनाना था। खाने पीने के नाम पर हवा में मौजूद ऑक्सीजन और सब्र के घूंट थे। हमारी हरकत पर नजर रखने के लिए हर पिट पर एक कैमरा भी नस्ब था, जो जरा सी बेकायदा हरकत को उजागर करके स्नाइपर के कारकर्दगी नंबर्स में नुमाया कमी करवा सकता था। इलाका सरसब्ज था, इसलिए हमने पिट बनाते वक्त सब्जे का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया था। वैसे किसी ने अपनी मर्जी की जोड़ी बनाने की इजाजत नहीं दी, वरना जरूर मैं इतना अफसुर्दा न होता। सरदार खान ने पिट में जगह संभालते ही मुशगाफी की। मैंने कहा, कुछ लोगों की नीयत के बारे में इंस्ट्रक्टर्स को अच्छी तरह से अंदाजा है, वो ऐसा गलत फैसला कभी नहीं कर सकते। सरदार तुर्की बतुर्की बोला, मैंने तुम्हारी और जेनिफर की बात नहीं की थी कि तुम नीयत को बीच में ले आए। मैंने कहा, ये भी खूब कही, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि जेनिफर और मैं एक दूसरे को कितना नापसंद करते हैं। बोला, खुशफहमी है जनाब की, कैप्टन साहिबा हर वक्त तुम्हारी टोह में लगी रहती है। मैंने कहा, हाँ, उसे खुदा वास्ते का बैर जो हुआ। बोला, नहीं, वो चाहती है तुम उसके आगे पीछे फिरो। मैंने कहा, राजपाल और श्रीकांत कम है क्या? बोला, वो दोनों तो हैं ही बोंगे, कई बार लीजोना के इर्द गिर्द भी मंडला चुके हैं। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है लीजोना के गिर्द मंडलाने वाले बोंगे होते हैं? बोला, बस मेरे पीछे पड़े रहो। अल्फाज सरदार के होंठों पर थे कि गोली चलने की आवाज आई। यकीनन किसी के सामने उसका टारगेट नमूदार हो गया था। ले जी, किसी भाई का इंतजार तो इख्तिताम पजीर हुआ। मैंने कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि हमने जोड़ियों में कार्रवाई करना है। सरदार ने इस बात में जवाब दिया, हाँ ये तो है। अचानक मेरे सामने पड़े मैसेज रिसीवर पर हल्की सी टोन के साथ एक मैसेज नमूदार हुआ। सरदार खान के लिए 90 डिग्री, फासला 500 मीटर, सुर्ख रंग का गुब्बारा, वक्त 1 मिनट। मैंने पिट बनाते वक्त शुमाल की समत के तायुन के लिए एक पत्थर रख दिया था।
اور شمال اتفاق سے ہماری ناک کی سیدھ میں بن رہی تھی۔ میں نے فوراً سردار کو مطلع کیا، سردار پورا دائیں طرف 500 میٹر کے فاصلے پر نظر آنے والا سرخ غبارہ تمہارا ہدف ہے، تمہارا وقت شروع ہے۔ اوکے باس۔ بغیر کسی پریشانی کے سردار نے ٹیلیسکوپ سائٹ پر 500 میٹر کی رینج لگائی اور دائیں سمت مڑ کر دور نظر آنے والے غبارے پر شست باندھ لی۔ ہر سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے 1 منٹ کا وقت تھا۔ میری نگاہ گھڑی پر تھی، سردار کو 35 سیکنڈ ہو گئے تھے۔ اطمینان سے سردار تمہارے پاس 25 سیکنڈ ہیں، اسے کہتے ہوئے میری نگاہ گھڑی کے سیکنڈز والی سوئیوں پر تھی۔ 15 سیکنڈ، اور اس کے ساتھ ہی سردار نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے کے دھماکے کے ساتھ میں نے غبارہ پھٹتے دیکھا۔ شاباش سردار، میں نے اسے داد دیتے ہوئے کہا، لیکن وقت زیادہ لگایا ہے۔ سردار نے منہ بنایا، تم خود کہہ رہے تھے کہ کافی وقت ہے اور اب کہہ رہے ہو کہ وقت زیادہ لگا دیا ہے۔ میں نے کہا وہ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کہیں گولی مس ہی نہ کر دو، ورنہ ہر 5 سیکنڈ کا ایک بونس نمبر ہے۔ بولا تو کیا جس نے پہلے 5 سیکنڈ میں نشانہ بنا لیا اسے 11 بونس نمبر ملیں گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل۔ بولا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا بتایا تو تھا حضور، مگر اس وقت تم لیزونا سے محو گفتگو تھے، اس غریب کی بات پر کہاں دھیان دھرتے۔ بولا یار سچ کہوں تو لیزونا بالکل چنارے بیگم کی ڈپلیکیٹ لگتی ہے۔ میں نے کہا جی جی بالکل، تمام لڑکیاں ایک دوسرے کی ڈپلیکیٹ ہی ہوتی ہیں، بس نئے نقش کا فرق ہوتا ہے، ورنہ تو وہی 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، 1 ٹھوڑی۔ بولا تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہا یہ بھی جناب کی غلط فہمی ہے، ورنہ تو میں تمہارا ٹھیک ٹھاک مذاق اڑا چکا ہوں۔ اسی طرح کی گپ شپ میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سپہر کے قریب میسج ریسیور پر میرے نام کا پیغام ایک ہلکی سی ٹون کے ساتھ اجاگر ہوا۔ راجہ ذیشان حیدر کے لیے 270 ڈگری، فاصلہ 400 میٹر، سرخ رنگ کا غبارہ، وقت 1 منٹ۔ پیغام پڑھتے ہی میں فوراً بائیں ہاتھ لیٹا۔ ایلیویشن نوب جو کہ سردار کے فائر کرنے کے بعد میں نے 500 میٹر پر لگا دی تھی، اسے 400 میٹر پر سیٹ کرتے ہی سائٹ کے ساتھ آنکھ لگائی اور بغیر کسی وقفے کے سانس روکتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ رائفل کے دھماکے کے ساتھ غبارہ پھٹنے کا دھماکہ شامل تھا۔ سردار نے بغیر توقف کے اعلان کیا 13 سیکنڈز۔ میں نے کہا میرا خیال ہے بہترین ہو گیا۔ ایک گہرا سانس لے کر میں ڈھیلا پڑ گیا۔ سردار نے پوچھا اب کیا کریں؟ میں نے کہا انتظار، جب تک واپسی کا حکم نہیں ملتا ہم پٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگلے آدھ گھنٹے میں ہمیں واپسی کا حکم مل چکا تھا۔ ہم سارے بسوں کی پارکنگ میں جمع ہو گئے تھے۔ وہاں سے ہماری رہائش تک کا 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ تمام کی گنتی پوری ہوتے ہی ہمیں بسوں میں سواری کا حکم ملا۔ میں بس میں گھس کر شیشے والی طرف بیٹھ گیا۔ سردار ابھی تک سوار نہیں ہونے پایا تھا۔ میں باہر دیکھنے لگا، اسی وقت کوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سمجھا سردار ہے۔ باہر جھانکتے ہوئے مجھے 2 غبارے نظر آئے۔ سردار وہ دیکھو 2 غبارے نظر آ رہے ہیں، یقیناً یہ کچھ لوگوں کے ناکام فائر کا اعلان کر رہے ہیں۔ جواباً دلکش انداز میں گلا کھنکارا گیا۔ میں چونک کر پلٹا اور ششدر رہ گیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر کیپٹن جینیفر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ پلیز تھوڑا راستہ دیں۔ مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ مجھے راستہ دیے بغیر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا زی تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اب صلح کر لینی چاہیے؟ میں نے کہا میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کیپٹن صاحب۔ بے رخی سے کہتے ہوئے میں نے اپنے گھٹنے سے اس کی ٹانگوں کو ٹہوکا دیا تاکہ وہ میرا راستہ چھوڑ دے۔ اس نے بے تکلفی سے میرے بازو کو پکڑ کر کھینچا۔ اگر جھگڑا نہیں تو پھر بیٹھے، مگر میں ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر اس کی ٹانگوں کے اوپر سے گزر کر باہر آ گیا۔ سردار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، یقیناً وہ کسی دوسری بس میں سوار ہو گیا تھا، اور اس میں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ لیزونا کے ساتھ تھا۔ میری اس حرکت کا کوئی بھی نوٹس نہیں لے پایا تھا کہ ابھی تک تمام لوگ سیٹوں پر بیٹھ نہیں پائے تھے۔ بس میں نظر دوڑانے پر مجھے صرف ایک سیٹ خالی نظر آئی۔ مختصر سا اسکرٹ پہننے والی یہودن اینڈریا برٹن گلی سوٹ میں کافی عجیب لگ رہی تھی۔ آفیسر کیا میں جہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ لیفٹیننٹ تھی۔ اس سے پوچھے بغیر وہاں بیٹھنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ اس نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہوگی مسٹر ذیشان۔ شکریہ کہہ کر میں بیٹھ گیا۔ اس نے خوشگوار لہجے میں مجھے اطلاع پہنچائی آج میں نے 7 بونس نمبر لیے ہیں۔ میں نے تعریفی لہجے میں کہا ویل ڈن۔ اور تمہارے بڑی نے؟ وہ بولی 3۔ بہت خوب۔ اور تم؟ میں نے مسکرا کر کہا غبارہ پھاڑ لیا تھا۔ بولی شاید تم بتانا نہیں چاہتے۔ میں نے پوچھا کیا؟ بولی یہی کہ تم نے کتنے سیکنڈز میں فائر کیا تھا۔ میں نے کہا میرا ساتھی تو 13 سیکنڈز بتا رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی میں جانتی تھی میری خوشی زیادہ دیر باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تو تمہاری خوشی کو کل تک برقرار رکھنا چاہ رہا تھا، تم نے خود ہی اگلوا لیا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا ویسے ہم آپس میں بڑی نہیں بن سکتے۔ میں نے کہا شاید تم مسٹر پاسکو کے ہاتھوں میرا قتل کروانا چاہتی ہو۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ پورا باڈی بلڈر ہے، معلوم نہیں کیا کھاتا ہے۔ اینڈریا کا سریلا قہقہا گونجا۔ جینیفر پیچھے مڑ کر قہر آلود نظروں سے ہمیں گھورنے لگی۔ اینڈریا حیرانی سے پوچھنے لگی یہ کیپٹن صاحبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کیا پتا تمہارا قہقہا ان کی طبع نازک پر گراں گزر گیا ہو۔
कैप्टन होगी अमेरिकन आर्मी की। एंड्रिया ने मुंह बनाकर कहा, वैसे पता है कोर्स से वापसी पर मैंने भी कैप्टन का रैंक लगा लेना है। मैंने जल्दी से कहा, पेशगी मुबारक हो। शुक्रिया, और उस खुशी में तुम्हें डिनर करवा सकती हूँ। मैंने कहा, नहीं ऑफिसर शुक्रिया, यूं भी जब से हम आए हैं बाहर नहीं निकले, फिर तो डिनर और जरूरी हो जाता है। वो इसरार करने लगी। मैंने जान छुड़ाई, फिर किसी दिन सही, क्योंकि मैं जानता था कि डिनर की शुरुआत के साथ बाहर जाने का आगाज हो जाना था, जिसे रोकना मुश्किल हो जाता, और हमारे पास इतने अखराजात नहीं थे कि गोरियों पर लुटा सकते। आर्मी के खर्चे पर अमेरिका में कोर्स के लिए जाना एक अलहदा बात थी, वरना अपनी महदूद तनख्वाह में तो हम बस इज्जत की रोटी खा सकते थे। उसने मजीद इसरार नहीं किया था, जैसे तुम्हारी मर्जी। रिहाइश पर पहुंचकर हम नीचे उतरे। एंड्रिया ने पुरजोश मुसाफे के साथ मुझे अलविदा कहा और मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। पार्किंग से हमारा कमरा नजदीक ही था। कमरे में घुसते ही मैं बेड पर बैठकर अपने जूतों के तस्मे खोलने लगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, मैंने हैरानी से कहा, क्योंकि सरदार कभी भी दरवाजा खटखटाने की जहमत नहीं करता था। दरवाजा खोलकर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर मैं शिश्तर रह गया। अंदर दाखिल होते ही वो बगैर किसी तमहीद के बोली, जी तुमने अच्छा किया जो मिस एंड्रिया के साथ डिनर की हामी नहीं भरी। मैं तुम्हें कभी भी उसके हमरा जाने की इजाजत न देती। गहरा सांस लेकर मैंने अपने गुस्से को नॉर्मल किया और उसकी बात का जवाब दिए बगैर बायां जूता उतार कर दाएं जूते के तस्मे खोलने लगा। उस वक्त सरदार कमरे में दाखिल हुआ। जीशान भाई आज, वो मुझे कुछ बताने लगा था, मगर जेनिफर को देखते ही बात बदलते हुए बोला, हेलो कैप्टन, हाउ आर यू। वो मुस्कुराई, फाइन मिस्टर सरदार। उसने मुसाफे के लिए सरदार की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ थामते हुए सरदार ने कहा, नाइस टू मीट यू। वो मुकम्मल अंग्रेजी झाड़ने के चक्कर में था। हाउ स्वीट, तुमने तो इंग्लिश में भी महारत हासिल कर ली। जेनिफर ने खुले दिल से उसकी अंग्रेजी को सराहा। शुक्रिया कैप्टन, ये बस ली जोना की मेहरबानी है। सरदार ने सारा कैप्टन ली जोना के खाते में डाल दिया। वैसे आज डिनर के बारे में क्या ख्याल है, बाहर चलें? उसने एकदम सरदार को मशवरा दिया। ली जोना को भी साथ ले चलेंगे। ये क्या कह रही है, डिनर और ली जोना? सरदार मुझसे पूछने लगा। जेनिफर की तेजी से बोली गई इंग्लिश उसके सर पर से गुजर गई थी। ये तुम्हें डिनर की दावत दे रही है और बता रही है कि ली जोना भी उसके हमरा होगी। वो जल्दी से बोला, यस यस यस, व्हाई नॉट, आई एम रेडी। लेकिन जी भी साथ होगा। इस मर्तबा उसने बोलने की रफ्तार कम करते हुए मेरी जानिब हाथ से इशारा भी किया। वो बोला, तो क्या ये नहीं जाना चाहता? मैंने कहा, हाँ मैं नहीं जाना चाहता। सरदार ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैंने एंड्रिया के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। सरदार को उर्दू में बताकर मैंने वही फिक्रा इंग्लिश में भी दोहरा दिया। जेनिफर ने गम गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। मैं तन कर खड़ा हो गया, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? सरदार ने घबरा कर कहा, अरे तुम तो लड़ने लगे, तुम मेरे साथ जाओगे। जेनिफर भी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैंने कहा, क्यों, मैं तुम्हारा जर खरीद हूँ? वो बेबाकी से बोली, नहीं बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने कहा, मगर तुम्हारी मुझे पसंदीदगी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। झूठ कहते हो, झूठे। कैप्टन साहिबा तुम ज्यादती कर रही हो। सरदार बोला, जीशान भाई तुम गिली सूट उतारो और मैडम तुम भी जाकर गिली सूट बदली करो, फिर बात करते हैं। सरदार ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उस तक बात पहुंचाई। जेनिफर इस बात में सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। ओके, मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ। मैं सरदार पर बरस पड़ा। तुम किस खुशी में इतना चहक रहे हो? बोला जेनी भाभी हमारे कमरे में आई थी, अब खुशी का इजहार भी ना करूं? मैंने कहा, बकवास ना करो यार, और उसे झिड़क कर मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।